Hey everyone, so welcome to this channel, and your English educator, that is Nidhi Sethi, is in front of you to let you know everything about analytical paragraph. I understand very well कि ये जो है एक ऐसा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ये 5 नंबर का आता है लेकिन हमें समझने की ज़रूरत क्या है इसमें डियर ऑल, समझने की ज़रूरत ये है कि एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या. इज इट एनी काइंड ऑफ अ नॉर्मल पैराग्राफ? नहीं, ये एक नॉर्मल सा पैराग्राफ जिसमें हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो या कहानी लिख रहे हो या समराइज कर रहे हो, ये वो चीज़ नहीं है. सो दैट इज द थिंग विच वन हैज़ टू अंडरस्टैंड. देखो कि इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे हम किसी डिस्क्रिप्शन के बारे बात नहीं कर रहे. यू डू नॉट हैव टू राइट द डिटेल ऑफ एनी और द एनी XYZ थिंग, है ना. हम यहाँ पे किसके बारे बात कर रहे हैं, एंड इन फैक्ट इट इज़ नॉट अ समरी एज वेल. तो ये है क्या, यहाँ पे हमें क्लोजली एग्जामिन करना है कि डेटा जो दे रखा है, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो पाई चार्ट के फॉर्म में हो, वो टेबल के फॉर्म में हो, वो आइटिनरी के फॉर्म में हो, वो पॉइंटर्स के फॉर्म में हो, या फिर वो स्वॉट एनालिसिस हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. तो क्या दे रखा है हमें, उससे हमें क्या एलिमेंट्स निकालने हैं. वी हैव टू ड्रॉ इनसाइट, ट्रेंड्स एंड कंपैरिजन. तो हमारा क्या इनसाइट है, हमें क्या समझ में आया है डेटा को देख के, कौन सा ट्रेंड चल रहा है. पहले कोई चीज जो नहीं हुआ करती थी लेकिन अब वो तेजी से होने लग गई है, या पहले कोई चीज हुआ करती थी अब वो तेजी से गिर रही है. व्हाट वी आर एबल टू एनालाइज. यस, पैराग्राफ का मतलब कि वो पैराग्राफ के फॉर्म में होगा लेकिन एनालाइज करते हुए हमें चीजों को लिखना पड़ेगा. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे. की फीचर्स में देखो क्या है, ये कंफ्यूजन चलता रहता है. मैम टाइटल लिखना है कि नहीं, हेडिंग लिखनी है कि नहीं. तो यहाँ पे साफ साफ CBSE ही कहता है कि एनालिटिकल पैराग्राफ्स आर रिटन विदाउट एनी टाइटल और हेडिंग. अगर अपन को कोई हेडिंग इमीडिएटली क्लिक हो जाती है विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर एग्जाम, तो हम लिख सकते हैं हेडिंग. बट नहीं हिट होता है तो दैट इज ओके. यू डू नॉट हैव टू प्रेशराइज योरसेल्फ कि मुझे हेडिंग लिखने की रिक्वायरमेंट है ही है. उसी के साथ अपन मार्क्स क्राइटेरिया थोड़ा सा लिखते हैं. आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा पहले से कलरफुल होके आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है. फाइन, थोड़ा कलर चेक कर रही थी मैं यहाँ पे, दैट इज वाई ये ऐसा आ गया. इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं. कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा? कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि हम क्लैरिटी दे रहे हैं कि नहीं, हम लॉजिकल प्रोग्रेशन, बढ़ रही है कोई चीज, घट रही है कोई चीज, कितनी बढ़ी कितनी घटी, क्या हम ये सारी चीजें बता रहे हैं या नहीं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया कैरी करता है 2 मार्क्स. दैट मीन्स कहीं पे भी पर्टिकुलरली ये तो नहीं लिखा है कि इफ यू आर नॉट राइटिंग द टाइटल, इफ यू आर नॉट राइटिंग द हेडिंग, तो आपके नंबर कटेंगे. कहाँ गए हमारे 5 नंबर? 5 में से 2 मार्क. कंटेंट क्या लिखा है आपने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया आपने सही लिखा है कि नहीं, दैट मीन स्टार्ट सही से किया है कि नहीं, एंड सही से किया है कि नहीं, बीच में जिस डेटा के बारे में बात हो जानी चाहिए वो किया है कि नहीं. दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में आता है, मैम 5 नंबर का आंसर है, 5 नंबर का आंसर में कितना पेज लिखें. तो ये पैराग्राफ है, ये एस्से नहीं है, तो हमें पैराग्राफ में लाइंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक ही पैराग्राफ के अंदर अपन इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे, अपन बॉडी भी ले लेंगे और अपन कंक्लूजन भी ले लेंगे. यू विल नॉट रिक्वायर टू चेंज द पैराग्राफ. क्लियर योर माइंड. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि मैम वर्ड्स कितने लिखें. तो कभी भी एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है कि 40 वर्ड्स 50 वर्ड्स, कोई क्वेश्चन दिया गया तो अपन उसमें वर्ड्स बैठे गिनने के लिए. सो दिस इज सिंपली 5 नंबर का, यानी आधा पेज अगर लिख दिया, आधे से कम भी लिख दिया चलेगा. बट टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमको आधा पेज ही लिखना है तो हम खींच ताड़ के कुछ भी लिख दें. नहीं, दैट इज वाई इस वीडियो का जिसको इंतजार था, काफी ज्यादा आप रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि मैम एनालिटिकल पैराग्राफ का ले आओ, तो देखो कि लिखते कैसे हैं. फॉर्मेट कहता है कि इंट्रोडक्शन में अपन क्या लिख रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं डेटा का, चार्ट का, ग्राफ का, जो भी मेंशन है हमारे सामने. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द ओवरव्यू कि ये है क्या. अब सैंपल क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड बात हो रही है. जैसे ये तो अपन को दिख रहा है स्पोर्ट्स का लेवल कितना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में परसेंटेज कैसे जा रही है बच्चों की, यानी म्यूजिक में, और ड्रामा में क्या स्ट्रेंथ है, किस हिसाब से बच्चों की रिपोर्ट जा रही है. स्कूल A, स्कूल B, स्कूल C, ये डिफरेंट कलर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉर्टेड है. अब अपन ने स्टार्ट कैसे करना है, एग्जाम्पल देखो कि स्टार्ट कैसे कर रहे हैं. द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स की जगह और क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं. अगर इमीडिएटली मुझे पॉज करके माइंड में आ गया, इलस्ट्रेट्स की जगह हम लिख सकते हैं द ग्राफ डिपिक्ट्स, द ग्राफ टेल्स, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स, ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं माइंड में, तो दैट मीन्स आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में जा रही है. तो द ग्राफ इलस्ट्रेट्स क्या,
percentage of students participating in different extra co-curricular activities school ABC in 2024। तो क्या ये शब्द हम कहीं और से लेके आए? नहीं, ये स्कूल ABC, ये 2024, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कौन कौन से स्कूल, सब कुछ दे रखा था डेटा में। इट इज जस्ट कि हमने सारे वर्ड्स को फ्रेम कर दिया है इन द सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाता है इसी सैंपल का बॉडी। बॉडी में क्या लिखे? बॉडी में देखो हाईलाइट ऑलरेडी हो रहा है, मुझे कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, कि एक्सप्लेन की ट्रेंड्स, कि की ट्रेंड क्या चल रहा है। नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, जनरल बात कर रहे हैं कि की ट्रेंड क्या चल रहा है, कितने बच्चे जनरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंपैरिजन अपन कर देंगे, अरे वहां पे तो कम थे लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो गए, या वहां ज्यादा थे यहाँ कम हो गए, या ग्रेजुअली एक ही स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो कम 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 या ज्यादा 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 होते जा रहे हैं। फोकस ऑन कॉन्ट्रास्ट, दो चीज के बारे है, स्कूल ए और बी है, तो नेचुरल सी बात है ना, जब भी दो चीजें होंगी तो वी विल बी एबल टू कंपेयर देम, तो वही कंपैरिजन की बात हो गई। फैक्ट फिगर जो भी लिखा है उसको यूज करेंगे। सेम सैंपल क्वेश्चन का जो भी अपन ने पीछे देखा ग्राफ, उससे रिलेटेड देखो क्या लिख सकते थे। पढ़ो, पॉज दे दो और पढ़ो। स्पोर्ट्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज रेट इन ऑल 3 स्कूल्स। कौन कौन से रेट है वो अपन ने मेंशन कर दिया, रेस्पेक्टिवली अपन को ये बता रहे हैं। म्यूजिक अपन को क्या दिखा रहा है, कंपेयर टू दूसरे स्कूल से क्या दिखा रहा है, कंपेयर टू तीसरे स्कूल से क्या दिखा रहा है। तो ऑल द कंपैरिजन इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस वी आर एबल टू फ्रेम। अब इसका कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन मतलब 1 से 2 सेंटेंसेस में आप कंप्लीट कर रहे हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज दैट? कि आपको कोई अपना ओपिनियन, कोई अपना फैक्ट जबरदस्ती इंसर्ट नहीं करना है। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ओनली। इन कंक्लूजन, समराइजिंग, इन नटशेल, कुछ भी लिख सकते हैं। So in conclusion, the data clearly shows us that sports are the most popular activity. हाँ, ग्रामर का, एक्यूरेसी का, उसका तो ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। What I can provide you, I can provide you कि किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से एंड करना है। इसी सेंटेंस को अलग तरीके से लिखना हो तो summarizing the above given information, the data clearly shows the sports are the most popular and blah blah blah. बट स्टार्टिंग कैसे किया? समराइजिंग द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि पैराग्राफ में ऊपर पूरी कहानी लिख दी तो समराइज कर रहा हूं मैं अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन। अब ये लो जिसका इंतजार था सबको, और वो क्या है कि पॉइंट्स क्या क्या रिमेंबर करने हैं। जी हाँ, इसका इंतजार नहीं था, इसके अगले वाली स्लाइड का इंतजार था, देखना। तो यहाँ सिंपल सा है, स्टिक टू द डेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा। जो की फीचर्स हैं लिखते जाना, डेटा जो भी दे रखा है एग्जैक्ट डेटा उठाते जाना। फॉर्मल एंड कंसाइज लैंग्वेज, ब्रीफ लैंग्वेज, ईजी लैंग्वेज, ल्यूसिड लैंग्वेज यूज करना है ताकि सामने वाले को समझ आए। क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड लिंकिंग वर्ड फ्रेजेस। कंपेयर करना है तो आप कॉन्ट्रास्ट, वेयर एज देख लो, कॉन्ट्रास्ट, whereas, as compared to, similarly, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, मतलब न्यू इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन एक लाइन के बाद हम दूसरी लाइन ऐड कर रहे हैं। तो हाउ वी आर राइटिंग, मोर ओवर, एडिशनली, इंक्लूडिंग, तो ये सब यूज कर सकते हैं। की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है 10, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर। ये रहे आपके इंट्रोडक्शन के फ्रेजेस। आई थिंक ये जो बॉक्स है ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। The given data focuses on, the pie chart compares, the table depicts, the chart provides, the graph illustrates, shows and represents and tells. तो ये सारी की सारी चीजें अपन आराम से यूज कर सकते हैं। एक पैराग्राफ लिखना है, 10 तो लिखने नहीं है। प्रैक्टिस हम इतने करके जा रहे हैं कि बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में ऑलरेडी आते जाएंगे, ये भी लिख दूं वो भी लिख दूं, लेकिन इंट्रोडक्शन करने का तो एक ही तरीका होगा। सो चूज वन और उसको लेके हिट कर देना एग्जाम में। बीच में बात करते हैं बॉडी फ्रेजेस, तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। वी कैन गो फॉर कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो, वी कैन गो फॉर द कंपैरिजन ऑल्सो, वी कैन टॉक अबाउट द डिटेल ऑल्सो, वी मे टॉक अबाउट द ट्रेंड। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से देखो डिफरेंट फ्रेजेस। द मोस्ट नोटेबल फीचर, आपको लग रहा है कि डेटा ऐसा है जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो मोस्ट नोटेबल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड, यानी ये चीज तो हमने देखा, लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द ऑपोजिट साइड, वी आर एबल टू सी दिस। तो ये सारे वर्ड्स आ गए। while x shows an increase, y demonstrates a decline, y depicts a decline, y tells a decline, demonstrates a decline. So these are the words जो आपको यूज करने चाहिए। मैम अब क्या करें, इतना टाइम तो है नहीं कि हम वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे वर्ड्स को लिखें। तो क्या चाहिए,
तो ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पे ये PDF मिलेगा। लेकिन अगर डिमांड आएगी तो भी मैं शेयर करूँगी। अब आई एम ऑल्सो नॉट दैट फुलिश कि मैं ईजिली आपको सब कुछ दे दूँ, लेकिन बनता है एक टीचर का कि ईजिली आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देनी चाहिए। सो आई विल नॉट मेक यू वेट, इमीडिएटली इस वीडियो के बाद टेलीग्राम में ये आपको फॉरवर्ड हो जाएगा। हो सकेगा तो नीचे लिंक में ही मेंशन कर देंगे, इसका PDF डाउनलोड कर लेना वहाँ से। कंक्लूजन फ्रेजेस में क्या लिखना है? ओवरऑल इट कैन समराइज द एनालिसिस, हाईलाइट द ट्रेंड, सजेस्ट to sum up. In conclusion, summarizing the above mentioned content, to sum up, the most significant observation is XYZ. तो ये सारे फ्रेजेस को यूज करते हुए आई होप अब सारे बच्चे अपने अपने आंसर्स आराम से कर पाएंगे। मैम ये क्या है? ये तो है वोकैबुलरी फॉर एनालिसिस। कुछ कंपेयर कर रहे हैं, कुछ के लिए आपने लिखा प्रोमिनेंट है, लिटरेचर में तो मैंने कई बार पढ़ाया ना, एमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, सिग्निफिकेंट है, किसी चीज का कंसिस्टेंसी बता रहे हैं, कोई चीज शार्पली हाईलाइट कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, या कोई चीजें काफी ऊपर नीचे हो रही है तो फ्लक्चुएशन, और अगर कोई चीज रुक गई है तो यू कैन से स्टेबिलिटी, ग्रोथ, डिक्लाइन एंड सर्ज एंड ड्रॉप, डिक्लाइन, ड्रॉप, वन एट द सेम थिंग, परसेंटेज, प्रोपोजिशन, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, इतने वर्ड्स हैं। एंड आई होप अब सारे के सारे बच्चे आराम से फ्रेम कर पाएंगे इन्हें सेंटेंसेस में। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया? यहाँ पे बताया जा रहा है किसके बारे बच्चे? एनुअल रेनफॉल के बारे। कहाँ पे? 4 सिटीज में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। कहाँ से कहाँ तक? 2020 से 23 तक। तो इंट्रोडक्शन क्या बनेगा? हम बता किसके बारे रहे हैं इस चार्ट के थ्रू। फिर बॉडी के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? 2000, ये मिलीमीटर में बात हो रही है रेनफॉल की, तो रेनफॉल देखो इंक्रीज होता गया, सब जगह इंक्रीज हो रहा है, सब जगह इंक्रीज हो रहा है। बट हाँ, कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ पे मात्रा कम है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो थोड़ा सा कम है। तो दो बातें अपन को यहीं से आराम से मिल गई। उसी बिहाफ पे हम लिख सकते हैं द टेबल डिपिक्ट्स डेटा, द टेबल प्रोवाइड्स डेटा ऑन द एनुअल रेनफॉल। अब जब हम चारों जगह बॉडी में बात कर रहे हैं कि रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है, तो लुक एट द वर्ड्स इंक्रीजिंग स्टेडली, विथ रेनफॉल राइजिंग, विथ अ ग्रेजुअल इंक्रीज। यही तो इंग्लिश है, यही तो टेस्ट होता है इंग्लिश, कि एक ही चीज को बार बार लिखना है। इंक्रीज हुआ ना हर जगह, सो वी आर गोइंग टू राइट कि उधर भी, इधर भी, इधर भी। 3 टेबल में अपन ने देखा इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। बार बार थोड़ी लिखेंगे इंक्रीज इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, ग्रेजुअल इंक्रीज, फास्ट इंक्रीज, इंक्रीजिंग स्टेडली, रेनफॉल इज राइजिंग। कितने डिफरेंट वर्ड्स है विच यू कैन यूज। एंड कंक्लूड कैसे कर रहे हैं? इन कंक्लूजन, मुंबई रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स, जबकि दिल्ली ने भी रिसीव किया था, लेकिन उसका कंसिस्टेंट नहीं था, उसका जो अमाउंट था वो कम था। इस तरह से आपने मेंशन कर दिया। कोई टिपिकल है? अब आई होप अगर ये इजी लग रहा है तो इसका मतलब है कि माइंड में चीजें सॉर्टेड होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है। एक ऐसा भी आ जाता है, ये भी देखा जाए तो फ्लो चार्ट ही है, ये भी देखा जाए तो एक तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिरिंग के बारे, जो क्लास 10th की बच्ची है, वो किस लिए खड़ी है? जूनियर स्कूल कैप्टन के पोस्ट के लिए खड़ी है। तो अब स्कूल वालों ने क्या प्रोवाइड किया है, स्कूल काउंसलर ने, कि इस बच्ची को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उसके कुछ टिप्स जो हैं, यानी उसकी जो क्वालिटीज हैं वो हाईलाइट कर दी। जैसे वो मेंटेन करती है डिसिप्लिन, जैसे वो हेल्प करती है अपने फ्रेंड्स को, पीयर्स को, जैसे कि वो एक एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है। तो अब हम उसके फेवर में लिखे कि हम सबको उसे वोट देना चाहिए या नहीं, या हम उसके अगेंस्ट लिखे कि नहीं, हमें तो इसे वोट नहीं देना चाहिए। तो इनमें से जो नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगे, अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना। एक जना कह सकता है कि अरे भैया वो तो एक एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है, तो जब पढ़ाई ही नहीं कर रही तो क्लास कैसे संभालेगी, चीज़ों को कैसे संभालेगी, स्कूल कैप्टन कैसे बनेगी। ऐसा सोच के भी आप उसके अगेंस्ट लिख सकते हो, अपोज कर सकते हो। जैसे ये बात थी, थ्राइव्स ओनली ऑन एप्रिसिएशन। थ्राइव मतलब फ्लरिश, फ्लरिश मतलब ग्रो, कि ये जो बच्ची है सिरिंग, ये ग्रो होती है अगर इसको अप्रिशिएट कर दो छोटी छोटी बात में। तो इसका मतलब नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो ये ग्रो नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि अपन क्या फाइनल सोचें और लिखें। इसके लिए अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो क्वेश्चन बता रखा है, क्वेश्चन ही इतना बड़ा है। अब क्वेश्चन इतना बड़ा देख के घबरा गए, अरे तसल्ली से पढ़ेंगे, आराम से मिल जाएगा। और तसल्ली से पहली बार पढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है, हम कर नहीं पाएंगे। दैट इज वाई अभी भी टाइम है, टाइम को मत जाने दो हाथ से, प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो यू मे बिगिन लाइक दिस एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। मैं बिलीव करता हूं कि वो पजेस करती है, कि नेसेसिटी ट्रेट है उसके पास, या फिर अपन लिख सकते हैं कि नहीं, मैं उसके अगेंस्ट हूं।
एंड कैसे करना है वो भी लिखा है। तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो सपोर्टिंग सिरिक्स कैंडिडेचर, यानी मैं सपोर्ट करता हूं कि मैं वोट क्यों दूंगा, क्यों, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर मैं बिलीव करता हूं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, और जितनी क्वालिटीज आगे दी गई थी आप यूज कर सकते हो। वन फॉर ऑल एंड वन फॉर वन पॉलिसी, बीच में कुछ फ्रेज ऐड करना हो, बीच में कुछ इडियम ऐड करना हो, एक पर्सन के कैरेक्टर स्केच को लेके अपन डाल सकते हैं। एडिशनली यानी हम और पॉइंट्स ऐड करते जा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है अपन क्या लिखेंगे, एडिशनली, मोर ओवर, हाउएवर, देयरफॉर करके आप कंक्लूड कर दोगे। इसके अगेंस्ट लिखोगे तो आप लिखोगे एज अ रिस्पॉन्सिबल वोटर आई हैव रिजर्वेशंस अबाउट, यानी मेरा माइंड सेट है कि मेरे पास ना कुछ लिमिटेशंस है उसकी। और क्या लिमिटेशंस है, मतलब कुछ भी चूज करो, वेदर यू चूज राइट फॉर द फेवर और यू चूज टू राइट अगेंस्ट, अपोज करना, बट अपने पास कंटेंट हो, जहां लगे श्योर मेरे पास ढेर सारे वर्ड्स हैं। वैसे कहा जाता है, जैसे मैथ्स में नहीं बनाते, जब आप डायग्राम्स बना रहे होते हो, जब आप ट्रायंगल के डायग्राम बना रहे हो, या जब भी आपको कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना होता है, कंस्ट्रक्ट इज द राइट वर्ड, जब कंस्ट्रक्ट करना होता है तब बोला जाता है कि एक रफ शीट बना लो, एक रफ स्केच बना लो। तो रफ स्केच से एक आइडिया हो जाता है कि शेप जो है मेरे ट्रायंगल का वो ऐसा ही जाने वाला है, लेकिन अगर वो वैसा नहीं गया तो हम समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए बनाते हैं। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि सारे पॉइंट्स को नोट कर लो फिर उनको समराइज कर देना, तो इतना टाइम नहीं है। 1.5 घंटे के अंदर आपको ग्रामर एंड लिटरेचर सॉल्व करना है, फिर अगले 1.5 घंटे में पहले 2 अनसीन पैसेज करना है, और उसके बाद देखो एनालिटिकल पैराग्राफ के साथ तो स्ट्रैटेजी भी आ गई बीच में, फिर ढूंढते फिरते हैं कि मैम क्या करें कैसे करें। 1.5 घंटे के अंदर 2 अनसीन पैसेज भी सॉल्व करने हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट पहले लेटर करना, क्योंकि उसमें बच्चे सारे श्योर होते हैं, फिर करना एनालिटिकल पैराग्राफ, जहां पे इतना सा ही पैराग्राफ आपको लिखना है। तो ये एक बार पढ़ना, आपको आराम से वर्ड्स मिलते जाएंगे कि उसने कौन कौन से पॉइंट पे अगेंस्ट के लिए हमने क्यों प्रेफर किया। अब अगला देखो क्या है। गुरमीत कौर जो है एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज की। अब वो नियर बाय विलेज में रहती है, मिनिमल टेक्नोलॉजी है उसके पास और एक्सपोजर है क्योंकि गांव में रहती है भाई, बट हैज द रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज, लेकिन कट ऑफ परसेंटेज तो वो हिट कर गई, हैज द रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज, लुकिंग फॉर अ कंप्लीट या पार्शियल स्कॉलरशिप। तो इस बच्ची का फ्लो चार्ट में ना देके कैसे दे दिया, उसकी स्ट्रेंथ बता दी, उसका वीकनेस बता दिया, कहां कहां उसको चांस मिले तो वो ग्रैब कर सकती है और लायक है, या किस किस चीजों से उसे डर लगता है, यानी उसकी वीकनेसेस है। तो अगर फेवर में लिखेंगे तो इन 2 को इंक्लूड कर लोगे, अगर अगेंस्ट लिखेंगे तो इन 2 को इंक्लूड कर लोगे। लेकिन अगर अभी भी दिक्कत आ रही है कि पढ़ने के बाद ये प्रॉक्सिमिटी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये एलुमनाई का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या अक्लेम्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो कितनी वोकैबुलरी लर्न करके जाएंगे एग्जाम के लिए। इससे बेटर है एनालिटिकल पैराग्राफ उठाइए, रेफरेंस बुक उठाइए, पीवाईक्यूज उठाइए, सैंपल पेपर उठाइए, और साथ में क्वेश्चन पढ़ के खाली नहीं छोड़ना है, आंसर्स भी पढ़ने हैं, और हाईलाइट करते जाइए कि ये सारे शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि घूम फिर के गोल 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 घूम के वही सारे शब्द कहीं ना कहीं अनसीन पैसेज में, कहीं ना कहीं आपको लेटर में दिख जाएंगे। तो कैसे लिखा है देखो, इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन द गिवन इंफॉर्मेशन डिपिक्ट्स, the given information provides, the given information illustrate, क्या कि गुरमीत would weigh in order to take the right decision, good opportunities of practice based research, जो अंदर से मिला उन्हीं को लिखा, बट लिखने का तरीका क्या हो गया, सेंटेंस में लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं साइड होके स्क्रीनशॉट लेने बोलूंगी, उससे बेटर है कि थोड़ा सा वेट करना, एंड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यानी पीडीएफ भी हो सकता है मिल जाए। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं अगेंस्ट द डिसीजन, इंडिकेट क्या करता है, तो जो भी चीजें आपने आगे से पढ़ी वही सब बातें अपन को इंक्लूड करनी है। उसका वीकनेस एंड थ्रेट आउटवे करता है उसके स्ट्रेंथ को, इतनी ज्यादा वीकनेस है और इतना ज्यादा थ्रेट है कि वो कमजोर बना दे रहा है, आउटवे कर दे रहा है उसकी स्ट्रेंथ को। क्योंकि अगेंस्ट लिखेंगे तो यही बोलेंगे ना कि भैया उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी कम पड़ गई है, इंफीरियर हो गई है, आउटवे हो गई है इन 2 वीकनेसेस और थ्रेट के सामने। अब एक क्वेश्चन और देखो, इसका आंसर भी दोगे मैम? बिल्कुल नहीं देंगे इसका आंसर। यहाँ पे है कई बार आइटनरी प्रेजेंट हो जाती है। आइटनरी मतलब क्या हो गया कि टू ट्रैवल एंड साइट सीइंग कराएंगे, हम घूमने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। आपको टू ट्रैवल मिलेगा, आपका जो ट्रिप है वो कहाँ था, अभी कुछ दिखा था मेरे को 2 days लिखा हुआ, हाँ 3 night and 2 days का मिलेगा। आप शेयर करेंगे कि नहीं, कितने बच्चे होंगे, थ्रू आउट द टूर आपको क्या क्या मिलने वाला है, सारी चीज़ें लिखी है। आइटनरी अपने
आमने सामने है। अब इस आइटनरी के बिहाफ पे क्या मैं जाऊं ट्रिप पे या मैं ना जाऊं, क्या रीज़न है कि मैं ट्रिप पे जाऊं? हाँ ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ सारी चीज़ें इक्वली चल रही है, जैसे जैसे एक ट्रिप में होना चाहिए, हर एक चीज़ को कवर कर रहा है कि नहीं, उस हिसाब से आप इसका आंसर फ्रेम करेंगे। यू मे बिगिन लाइक दिस कि अ थरो एनालिसिस ऑफ द आइटनरी प्रोवाइडेड बाय द टूर ऑर्गेनाइजिंग वेंडर रिवील करता है कि ये जो टूर प्रपोजल है इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ज़्यादा नहीं लर्न करना है, लेकिन कल को आइटनरी इस एग्जाम में आ गई इस साल, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग तो हम ऐसे कर सकते हैं, एंडिंग तो जैसे दे रखा है वैसे कर सकते हैं। बीच में तो मसाला मिर्च हमें खुद ही लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मसाला नहीं लगाना है। जितना मसाला अपन को दिया है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, जितना दिया है उतना ही लगाएंगे। एक्स्ट्रा हम इसमें सोचे कि हींग का तड़का लगा दे, उससे खुशबू अच्छी आती है, तो एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। अब इसी बहाने मुझे बता दो कि हींग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो बता नहीं पाओगे, लेकिन सीख लेना कि उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। आई होप एनालिटिकल का लिए जो आप रो रहे थे अब रोना बंद हुआ, एंड आपको सही कंटेंट सही जगह पे मिल चुका है। धन्यवाद।